सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े थे क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़े थे कि हमारे बॉडी में 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व है, और देखना, सूंघना, बोलना, चलना फिरना, हंसना खेलना कूदना जितना भी होता है यह सब नर्व से कंट्रोल होता है। तो क्रेनियल नर्व के अलावा हमारे बॉडी में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं। स्पाइनल नर्व क्या करते हैं, जो जैसे स्पाइनल वर्टिब्रा है वहाँ से सर्वाइकल वर्टिब्रा है 7, थोरेसिक 12, नंबर 5, कोक्सीडियल, सेक्रल 31 पेयर इसका है। दोनों साइड में एक मैंने सर्वाइकल में एक साइड में एक पेयर एक बार में निकलता है, 7 को है तो 7 पेयर निकलेगा। तो हम लोग क्रेनियल नर्व पढ़े थे। क्रेनियल नर्व का हम लोग सारा काम पढ़ लिए थे कि किस किस नर्व का क्या क्या काम है, किस किस चीज़ में मदद करता है। अब अभी हम आज के जो वीडियो में है वो हम लोग बताने जा रहे हैं कि जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है उसमें कुछ नर्व जो है मोटर है। बताए थे पिछले वीडियो में मोटर नर्व क्या होता है, सेंसरी नर्व क्या होता है, मिक्स नर्व क्या होता है। जितना भी मूवमेंट और एक्टिविटी होता है, चलना फिरना हंसना खेलना, वो मोटर नर्व के द्वारा होता है। जितना भी सेंसरी नर्व है, और कुछ क्या है सेंसरी और मोटर दोनों है। तो अभी हम लोग जो आज का वीडियो में बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं कि क्रेनियल नर्व जितना भी है उसमें कोई बीमारी होगा, जैसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व में बीमारी होगा तो क्या क्या होगा, सेकेंड क्रेनियल नर्व में बीमारी होगा तो क्या होगा, थर्ड में होगा तो क्या होगा। ऐसे कर करके हम लोग जो मेन नर्व है और उसमें कोई डिजीज होने पे क्या क्या सिम्टम होगा और उसकी बीमारी का क्या नाम होगा वो हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो यह क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व एक फर्स्ट क्रेनियल नर्व है और यह सेंसरी नर्व है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि स्मेल, हम जितना भी सुगंध दुर्गंध जो भी अनुभव करते हैं वह क्या होता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा ही करते हैं। तो अब मानते हैं कि किसी का ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो गया तो स्मेल का सेंसेशन गायब हो गया। और जब डैमेज ऑफ कब होगा, जब ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज होगा तब जाके स्मेल का सेंसेशन गायब होगा, और उस बीमारी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंसोमिया। क्या बोलेंगे, एंसोमिया। एंसोमिया इज द कंडीशन वेयर द पेशेंट इज अनेबल टू मतलब कि स्मेलिंग एनी थिंग्स, मतलब कोई चीज़ का सुगंध या दुर्गंध का अनुभव नहीं कर पाता है। और यह कब होगा, जब हमारा फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाएगा। अब वह किस किस चीज़ से खराब हो सकता है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व को इफेक्ट करने वाले कौन कौन कारण हैं। ऐसे मानते हैं किसी को मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या किसी भी द्वारा हेड इंजरी हो गया। हेड इंजरी मतलब कि हेड में चोट लग जाना। अब वह चोट क्या लग सकता है, या तो टक्कर के द्वारा लग सकता है, किसी तरह के एक्सीडेंट के द्वारा लग सकता है, या किसी चीज़ से गिर जाने के फलस्वरूप लग सकता है। ठीक है ना, एक्सीडेंटल में ही इंजरी होगा हेड इंजरी। तो हेड इंजरी हुआ और जहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व का पार्ट है वहाँ पे दब गया, वह नर्व डैमेज हो गया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको फर्स्ट क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिजीज इंसोमिया हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक होता है बीमारी टेप्स डोर्सालिस। टेप्स डोर्सालिस में क्या होता है कि स्लो डिजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर्स स्पेशली सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन देता है नर्व फाइबर वहाँ पे डिजनरेशन हो जाता है और स्लो उसका मतलब जनरेशन स्लो इम्पल्सिस वहाँ से आता है। दूसरा क्या हो सकता है, ट्यूमर ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेराइटल लोब हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यदि किसी को फ्रंटल लोब के किसी पार्ट में, ब्रेन के पार्ट में वहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर समझते हो ना, एक्स्ट्रा ग्रोथेस ऑफ ट्यूमर जो होता है, ब्रेन ट्यूमर का नाम सुने होंगे, मतलब कि जहाँ पे कोई गांठ हो गया, गिल्टी हो गया, उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो ट्यूमर ऑफ फ्रंटल लोब। दूसरा क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस। किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस का वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। मेनिंजेस में जो कवरिंग करता है ब्रेन का, उसमें इन्फेक्शन हो गया तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके चलते जो होता है क्रेनियल नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व डैमेज हो सकता है। फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है एंसोमिया का, मेनिंजियोमा ऑफ द ऑल्फैक्टरी ग्रोव। हाइड्रोसेफलस, हाइड्रोसेफलस एक कंडीशन, एक बीमारी है जिसमें
ब्रेन के अगल बगल के लेयर्स में पानी भर जाता है। सेफलस जो ब्रेन का भाग है, सेफलस में पानी भर जाना इस कॉल्ड हाइड्रोसेफलस कहलाता है। हाइड्रोसेफलस में हो गया, बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एंसोमिया इज लोकल डिजीज ऑफ नोजल म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कि यदि नोजल के म्यूकस मेम्ब्रेन में लगातार बहुत दिन से सर्दी खांसी या कोई मेम्ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, जैसे राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या फिर कोरोना वायरस का भी इन्फेक्शन हो रहा था तो नोजल का म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज कर जा रहा था, तो उस कंडीशन में भी एंसोमिया डेवलप कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्यूमर में और एक्सीडेंट में मतलब कि डेवलप करे। तो सबसे कॉमन कॉजेज जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में गड़बड़ी के चलते एंसोमिया डेवलप हो सकता है। इन टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी हम कल बताए थे वीडियो में, उसमें टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो होता है तो उसमें ऑरा एक प्रकार बताए थे। उस कंडीशन में क्या होता है कि सेंस ऑफ स्मेल और सेंस और स्मेल खत्म हो जाता है। मतलब यदि किसी को, अब दूसरे स्पष्ट शब्दों में हम एक लाइन में कह सकते हैं कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व में बीमारी होता है वह है एंसोमिया। एंसोमिया में क्या होता है कि आदमी को सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, और वह सूंघने की शक्ति जो है या तो मेनिंजाइटिस के चलते खत्म हो सकता है, या ब्रेन इंजुरी के चलते हो सकता है, या ब्रेन ट्यूमर के चलते हो सकता है, या फिर नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होने के चलते हो सकता है। तो यह सब कोई ना कोई कारण के चलते हो सकता है। तो अगर वह रिकवरी आ गया, वह नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व जो डैमेज हुआ है वह रिकवरी ले लिया, तो क्या हो सकता है उस पेशेंट को स्मेलिंग का सेंसेशन आ जाएगा, और टेम्पोरो हमेशा परमानेंट अगर वह नर्व डैमेज हो गया है तो उसका नाक का जो स्मेल का सेंसेशन है वह जिंदगी भर के लिए चला जा सकता है। अब दूसरा क्रेनियल नर्व होता है वह क्या होता है, तो दूसरा क्रेनियल नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व का रिलेशन क्या होता है, आँख से होता है। तो ऑप्टिक नर्व में यह भी एक सेंसरी नर्व है, और यह किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, इसका काम क्या है, आँख देखना। मतलब जितना हम विजन बनाते हैं तो विजन बनाने का, देखने का जो मेन काम होता है वह ऑप्टिक नर्व करता है। तो ऑप्टिक नर्व में अगर डिजीज हो जाए तो हम लोग उसको ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। तो किसी भी कारण से, या तो ट्रॉमा के चलते, या वस्कुलर एक्सीडेंट, मैंने कहीं चोट लग गया, या वस्कुलर मतलब आँख से रिलेटेड किसी चीज़ में एक्सीडेंट हो गया, वस्कुलर एक्सीडेंट में, या फिर कंप्रेशन फ्रॉम द ट्यूमर, किसी ब्रेन में कोई ट्यूमर हुआ, तो ट्यूमर मतलब क्या बोले, गांठ हो गया, गिल्टी हो गया, तो ब्रेन में ट्यूमर हो रहा है तो उसका साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब साइज उसका बढ़ रहा है या खोपड़ी में बंद है तो अगल बगल के क्या करेगा, ब्रेन के सेल और पार्ट को डैमेज, मतलब क्या करेगा, दाबेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस मतलब क्या है, ऐसे मानते हैं यहाँ बैठे हैं तो हमको इसे कंप्रेस की रहा है, तब दबाव हो रहा है, इधर जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से भी हमको कोई पकड़ा हुआ है तो कंप्रेशन होगा, दबावे न करेगा। तो कंप्रेशन के चलते ब्रेन ट्यूमर वगैरह में यदि कंप्रेशन के चलते भी ऑप्टिक नर्व, मानते हैं कोई ब्रेन में ट्यूमर हुआ और वह ट्यूमर बढ़ के ऑप्टिक नर्व को दाब रहा है, तो ऑप्टिक नर्व को दाबने के चलते किसी का आँख का रोशनी जा सकता है। यानी कि आँख का रोशनी किसी का जा रहा है तो ट्यूमर से रिगार्डिंग जांच भी हमको करना होगा। दूसरा क्या होता है, कंडीशन होता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म में हम बताए थे, जब हाइपरटेंशन बताए थे तो उसमें बताए थे एन्यूरिज्म क्या होता है कि जो भी आर्टरी है, ब्लड का फ्लो कौन करता है, आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। तो आर्टरी में क्या होता है कि ब्लड फ्लो का रेट ज़्यादा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो जहाँ पे ज़्यादा हायर सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, जैसे ब्रेन में और हार्ट में, इंटेस्टाइन में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आर्टरी की दीवार लचीला होती है और वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ने के चलते क्या हो जाता है कि आर्टरी का जो दीवार है वह बैलून के ऐसा फूल जाता है, उसी को बोलते हैं एन्यूरिज्म। मानते हैं कि यह पाइप है और इस पाइप में क्या हुआ, किसी कारण के चलते यहाँ फूल गया, प्रेशर के चलते, ज़्यादा प्रेशर के चलते, तो या तो प्रेशर के चलते ऊपर फूल जाएगा, एक ट्यूब लाइक, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और किसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि अब बैलून ऐसा जो रप्चर स्ट्रक्चर बनता है वह फूट जाता है, तो हाँ उसको रप्चर एन्यूरिज्म बोलते हैं, माने प्रेशर से भड़क गया। तो किस कंडीशन होता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह में, हाइपर टेंशन, जब हाई बीपी होगा या कहीं भी ब्लॉकेज होगा और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो उसमें एन्यूरिज्म बनेगा
और वहाँ पे जो होता है उसके बाद बेसल मेनिंजाइटिस में हो सकता है। इस तरह की कंडीशन में क्या हो सकता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है। और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से जो बीमारी होता है उसमें कुछ एक सामान्य बीमारी है, उस बीमारी का नाम है पैपिलियोडेमा। पैपिलियोडेमा क्या होता है कि इट मीन्स ओडेमा ऑफ द ऑप्टिक पैपिलियाई एंड ऑप्टिक नर्व हेड और डिस्क। ऑप्टिक नर्व के हेड और डिस्क के पास क्या होता है कि एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाता है, जिसको हम लोग पैपिलियोडेमा करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, तो इंट्राक्रैनियल ट्यूमर हो सकता है, मलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो सकता है, क्रोनिक नेफ्राइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, पल्मोनरी इंसेलोपैथी हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है, और वाइटल ट्यूमर्स हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो यह सब डिजीज में जो होता है पैपिलियोडेमा डेवलप कर जाता है। अब एक चीज़ होता है ऑप्टिक एट्रोफी, इसी से ऑप्टिक नर्व से ही रिलेटेड डिजीज से हम बता रहे थे। पैपिलियोडेमा हो गया और उसके बाद एक ऑप्टिक न्यूराइटिस हो गया और एक हो गया ऑप्टिक एट्रोफी। ऑप्टिक एट्रोफी जहाँ पे भी आएगा तो एट्रोफी मतलब होता है श्रिंकेज इन द साइज ऑफ सेल। किसी भी सेल का जो साइज है, शेप है, वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाना किसी कारण से। जैसे मनते कैसे कोई फल है, अब क्या हुआ, सूख के मुरझा गया। तो कोई भी शरीर का पार्ट है, जैसे बुढ़ापा होता है ना, जैसे ज़्यादा जैसे एज बढ़ जाता है, वैसे ब्रेन क्या होता है, एट्रोफाइड हो जाता है। यूट्रस और औरत का यूट्रस जैसे 45, 50, 60 में जाएगी तो उसका यूट्रस का साइज अपने आप छोटा हो जाएगा, एट्रोफाइड यूट्रस बोलेंगे। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, ये डिजीज नहीं है, ठीक है ना। जवानी में चमकते दमकते रहता है, लेकिन बुढ़ापा में धीरे धीरे क्या होता है, सब से टूट जाता है। चेहरे है कितना ग्लेजिंग करता है एडल्ट एज में और यंग एज में, लेकिन जैसे बुढ़ापा आएगा यहाँ पे झुर्री पड़ने लगता है, झूल जाता है, सब झूल जाता है, लोग देखना नहीं चाहता चेहरे में। तो यह सब क्या होता है कि एट्रोफाइड स्किन हो जाता है। सब सेल एक होता है जो सबका लाइफ होता है, एज होता है। तो ऑप्टिक एट्रोफी में क्या होता है, द कंडीशन ऑफ एट्रोफी ऑफ द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम द वेरियस कॉजेज। किस किस कारण से ऑप्टिक एट्रोफी हो सकता है, तो वहीं फिर आ गया इंट्राक्रैनियल स्पेस के लीजन में ट्यूमर अगर ग्रोथ कर रहा है, यानी कि आँख से भी रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है, तो ट्यूमर के कंप्रेस करने के चलते भी हो सकता है। किसी एक्सीडेंटल के द्वारा, ट्रॉमा, चोट लगने के दौरान, क्रोनिक ग्लाइकोमा, किसी को ग्लाइकोमा मतलब क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के ज़्यादा मात्रा के चलते ग्लूकोमा डेवलप होता है। तो किसी को कोरोना देख रहे हैं ना, जिसका आँख का प्रॉब्लम होता है, ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा एक डिजीज आगे हम पढ़ाएंगे। हाई शुगर के चलते लोग बोलता है कि आँख के सामने पर्दा बन गया है, अंधेरा हो जाता है, यहाँ का नर्व डैमेज हो जाता है। तो हाइपर, जिसको ज़्यादा ग्लूकोज रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको रहता है, जिसको अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस रहता है, उसको ग्लूकोमा होने का चांस बढ़ जाता है, जिसमें एक पर्दा के अनुसार आँख के झिल्ली के पास, रेटिना के पास हो जाता है, जो जिससे पेशेंट को दिखाई नहीं देता है। नहीं बोले थे ना, ग्लूकोज और शुगर और ब्लड प्रेशर जो है आदमी को अंधा भी कर सकता है, पैरालाइज भी कर सकता है। पैरालाइज किसे करेगा, ब्रेन का कोई पार्ट फाड़ देगा ज़्यादा प्रेशर करके। कुछ पॉइजनस सब्सटेंस हैं, क्यूनोन, टैबैको, टैबैको मतलब समझते हो ना, खैनी, स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, आइसोनियाजाइड टैबलेट, जो ऑप्टिक एट्रोफी को क्रिएट करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के चलते भी ऑप्टिक एट्रोफी हो सकता है। न्यूरोसिफिलिस में भी ऑप्टिक एट्रोफी हो सकता है, और विटामिन B12 में भी ऑप्टिक एट्रोफी हो सकता है, आँख से रिलेटेड, जो हम जी बता रहे थे। तो अभी हम लोग ने क्या बताया कि जो होता है फर्स्ट क्रेनियल नर्व और सेकेंड क्रेनियल नर्व के चलते जो बीमारी हुआ, एक हुआ एनसोमिया और दूसरा हो गया ऑप्टिक न्यूराइटिस, पैपिलियोडेमा, ऑप्टिक एट्रोफी। या हम लोग ऑप्टिक मतलब फर्स्ट क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिजीज और सेकंड क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिजीज हम लोग पढ़े थे। तो कितना हम लोग फर्स्ट सेकंड क्रेनियल नर्व से रिलेटेड डिजीज समझ लिए थे। अब इसमें हम बता रहे हैं कि थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व से में क्या होता है। थर्ड क्रेनियल नर्व जो होता है वो क्या ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ट्रैकियल नर्व है और अब्डक्शंस नर्व है। इसमें हम तीसरा, चौथा और छठा क्रेनियल नर्व से रिलेटेड जो बीमारी है उसके बारे में बताएंगे। और फिफ्थ क्रेनियल नर्व का जो बीमारी है ट्राइजेमिनल नर्व है, उससे रिलेटेड जो बीमारी होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, वो अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम लोग बता रहे थे थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व जो होता है, जिसको हम लोग ऑक्यूलोमोटर नर्व भी करते हैं। और यह क्या करता है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलोमोटर मूवमेंट को सप्लाई करता है। आँख को फैलाना, पैप्यूल फैलाना, सिकुड़ना, आँख
खोलना बंद करना, आँख का मूवमेंट करना, सब इस पर डिपेंड करता है। तो इससे किस किस कारण से इसमें बीमारी पैदा हो सकता है थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व और सिक्स क्रेनियल नर्व में, इससे कारण क्या है, जनरल कारण क्या है। किसी को यदि एक्यूट इन्फेक्टिव पोलियोनेफ्राइटिस हुआ, यदि किसी को एक्यूट इन्फेक्टिव मतलब कि एकाएक इन्फेक्शन हो गया, पोलिनेफ्राइटिस बीमारी है, नेफ्रॉन से रिलेटेड बीमारी है जो बताए थे पिछले वीडियो में, तो वह डेवलप हो गया, या किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया। डायबिटिक न्यूरोपैथिक बीमारी होता है जिसमें क्या होता है कि हाई ग्लूकोज लेवल के चलते, हाइपर ग्लाइसीमिया के चलते, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने के चलते बॉडी का कुछ नर्व डैमेज होने लगता है, उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। मतलब डायबिटिक के चलते न्यूरॉन को मतलब न्यूरॉन का मारना, मतलब न्यूरॉन का जो है सेंसेशन या उसके फंक्शन को गड़बड़ाना, उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक के ज़्यादा होने के चलते जो बीमारी होता है। उसके बाद पोलीन्यूराइटिस क्रेनाइलिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी होता है, इंसेफ्लाइटिस में भी हो सकता है, न्यूरोसिफिलिस में हो सकता है, हेड इंजरी में हो सकता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में हो सकता है, डिस्ट्रॉयड रेगुलर डिजीज में हो सकता है। ब्रेन स्टीम के रिलेशन भी तो जनरल हो गया कॉजेज, और ब्रेन स्टीम से रिलेटेड कॉजेज है जिसमें आँख की रोशनी प्रभावित हो सकती है, आँख का मूवमेंट प्रभावित हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के केसेस में हो सकता है, या फिर उसको कहीं सुपरा टेंटियोरी मास के लीजन के केसेस में हो सकता है। ब्रेन के बेस में यदि मेनिंजाइटिस हो गया, न्यूप्लाज्म मतलब कैंसरस ग्रोथ हो गया, फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, तो उस कंडीशन में थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व का डिसफंक्शन हो सकता है। तो अब मानते हैं कि किस लीजन, इफेक्ट ऑफ लीजन थर्ड क्रेनियल नर्व में, लीजन मतलब कि विजन और लीजन बोलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो थर्ड क्रेनियल नर्व का जो डैमेज होगा तो उसमें सबसे पहले हमको दिखाई देगा कि उसका जो एक आँख जो है वह क्या हो जाएगा, अपर आईलिड जो हो गया ड्रॉपिंग लगेगा, मतलब कि जो आँख ऊपर वाला है वह ऐसे हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा नीचे की तरफ। ड्रॉपिंग इसको बोल सकते हैं मेडिकल टर्म में ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अपर आईलिड क्या हो जाए, नीचे जरा झुक जाएगा, समझ रहा है ना, किसी किसी देखते हो ना कैसे झुक गया है। इरिटेबल टू मूव द आई बॉल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मीडियली, मतलब कि जो आदमी का जो आई क्या बोलते हैं, आई बॉल है, उसको ऐसे ऐसे करने में क्या हो जाएगा, अप डाउन ऊपर नीचे करने में पेशेंट असमक्ष हो जाएगा। अगर वो पेशेंट कोई नहीं कर रहा है, एक तरफ झुक गया है, तो समझ जाएंगे उसका थर्ड क्रेनियल नर्व जो होता है, कौन क्रेनियल नर्व है, थर्ड क्रेनियल नर्व, ओकुलोमोटर नर्व डैमेज हो चुका है किसी भी कारण से। अब उस कारण का पता लगाएंगे कि एक्सीडेंटल है, कि मेनिंजाइटिस के है, इंसेफ्लाइटिस से है, कि ट्यूमर से है, कि कैंसर से है, उससे रिलेटेड कॉज का पता लगाते हैं। अब हम लोग जैसे क्या फिर बोलते हैं उसको, डायलेटेड पैप्यूल। पैप्यूल जो है भीतर जो है आँख का जो काला वाला होता है उसको पैप्यूल बोलते हैं। तो पैप्यूल जो होता है इसे ब्लैक यहाँ पे रख दिखाई देता है। किसी किसी का जो हो जाएगा तो डायलेट हो जाएगा, मतलब पूरा अगल बगल का काला वाला जो डॉट है उसके बगल का भी पूरा डॉट फैल के ब्लैक हो जाएगा, उसको डायलेटेड पैप्यूल बोलेंगे। और लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, से मानते हैं कि हम आपके आँख पर आँख का रोशनी या टॉर्च का रोशनी मारते हैं तो आप आँख बंद कीजिएगा ना, तो वैसे आदमी को लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुला है तो खुला रहेगा, बंद है तो बंदे रहेगा उसका। और लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स और डिप्लोपिया। डिप्लोपिया मतलब कि डबल विजन, मतलब कि एक आदमी खड़ा है तो दो आदमी दिखाई देगा, डबल विजन को क्या बोलेंगे, डिप्लोपिया बोलते हैं। तो यह सब कंडीशन जो होता है थर्ड क्रेनियल नर्व के डैमेज होने से हो सकता है। फोर्थ क्रेनियल नर्व के डैमेज होने से वही डिप्लोपिया डेवलप होगा। सेम सब सिम्टम तो कुछ कुछ मिलते ही रहेगा। तो और सिक्स क्रेनियल नर्व के भी डैमेज से हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया मिलेगा, इरिटेबिलिटी टू लुक एंड अपवर्ड्स, इंटरनल एस्टैब्लिशमेंट सीक्वेंट ओकुलर पोजीशंस, मतलब आँख से रिलेटेड ही जो प्रॉब्लम मूवमेंट का है, आगे दाएं बाएं, यह सब प्रॉब्लम थर्ड, फोर्थ और सिक्स क्रेनियल नर्व के चलते हो सकता है। अब इस बीमारी का पता लगाने के लिए हम सीटी स्कैन और एमआरआई के द्वारा ब्रेन का हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा नर्व डैमेज है, और नर्व जो ब्रेन का, और कुछ और इन्वेस्टिगेशन द्वारा कि नर्व वो डैमेज है
तो किस कारण से डैमेज है, एक्सीडेंटल है, ट्रॉमा है, ट्यूमर है, उससे रिगार्डिंग कॉज का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, न्यूरोसर्जन या न्यूरोफिजिशियन। जो बीमारी के चलते होगा उसका सिम्टोमेटिक और उसका पॉजिटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट होकर उसका इलाज किया जा सकता है कि क्यूरेटिव है कि नहीं क्यूरेटिव। अगला वीडियो में हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी